दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आजकल देश में एक खबर बड़ी चर्चित है कि चुनाव विश्लेषक या यूं कहें कि चुनाव प्रबंधक प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। आज जो खबर आई उसके अनुसार 29 अप्रैल को कांग्रेस में उनका विधिवत प्रवेश हो सकता है। इसके पहले वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपना लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन दे चुके हैं और जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एक 600 पृष्ठ का लंबा चौड़ा दस्तावेज कांग्रेस जनों को पढ़ने के लिए दिया है और उनसे सुझाव भी मांगे हैं। और ये भी खबर आ रही है कि आधे से ज़्यादा उन नेताओं ने जिन्हें कि वो 600 पृष्ठ का प्रेजेंटेशन दिया गया है उन्होंने उसे देखने की जहमत भी नहीं उठाई। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में प्रवेश की संभावनाओं को लेकर भी पार्टी के भीतर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। अनेक वरिष्ठ नेताओं ने, यहाँ तक कि स्थानीय स्तर पर भी इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस का उच्च नेतृत्व अपने मूल कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तो मिलने का समय देता नहीं, किंतु उसके पास प्रशांत किशोर के साथ समय बिताने का जो है इतना गुंजाइश है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या प्रशांत किशोर कांग्रेस को इस दुरावस्था से उबार पाएंगे। प्रशांत किशोर के बारे में इस देश ने सबसे पहले तब जाना जब 2014 के लोकसभा चुनाव में वे नरेंद्र मोदी के चुनाव सलाहकार, चुनाव प्रबंधक, चुनाव योजनाकार बन करके सामने आए। और उस चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उसे लेकर के प्रशांत किशोर की वाहवाही हुई और सभी ने उनकी रणनीति का लोहा माना। किंतु भारतीय जनता पार्टी से उनकी ज़्यादा नहीं पटी और बहुत जल्द वे बिहार चले गए, जहाँ के वो रहने वाले भी हैं। और उसके बाद भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा करिश्मा ये हुआ कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का फिर दोबारा गठबंधन हुआ, जो कि मुख्यतः नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। और नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को जिताने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबको वो नारा याद होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश ही कुमार है। और कहते हैं कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव को इस बात के लिए तैयार किया कि वो मुख्यमंत्री पद का दावा छोड़ करके नीतीश को आगे करें, क्योंकि नीतीश की छवि जनता के बीच में अच्छी है। लालू और नीतीश का वह गठबंधन निश्चित रूप से बेमेल था, किंतु भारतीय जनता पार्टी के जो विरोधी मत थे उनका ध्रुवीकरण उसके कारण हुआ और भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा मिली। और कुछ महीने पहले ही देश का लोकसभा चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी की जहर बिहार में काम नहीं आई। उसके बाद प्रशांत किशोर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी जागी और वो जनता दल यू के माध्यम से बिहार में राजनीति करने के लिए भी उतरे। काफ़ी दिनों तक वो नीतीश कुमार के सलाहकार की भूमिका भी निभाते रहे। किंतु एक पेशेवर होने के नाते मुझे लगता है कि वो राजनीति के उस जाल में फंसने के पहले ही उससे निकलने के लिए आतुर हुए। और फिर उनके ऊपर नजर गई बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने तत्काल उनकी सेवाएं दी और एक लंबी कवायद के बाद गत वर्ष जो चुनाव हुए पश्चिम बंगाल के, उसमें ममता बनर्जी ने बहुत धमाकेदार जीत अर्जित की। और तब ये कहा गया कि ये प्रशांत किशोर की ही रणनीति का कमाल है, जिसने अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को बंगाल में बेअसर कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशों के बावजूद भी बंगाल में वह नहीं कर पाई जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन अब जो नई खबर आ रही है उसके अनुसार प्रशांत किशोर कांग्रेस को दोबारा राष्ट्रीय राजनीति में खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश से जुट गए हैं। लेकिन इसके पहले का जो दृष्टांत आप सबको याद होगा कि बंगाल के चुनाव के बाद उन्होंने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय नेता के रूप में उभारने की बहुत कोशिश की और इस बात का एहसास लोगों को कराना चाहा कि ममता बनर्जी में ही वो कुव्वत है कि वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके 2024 के लोकसभा चुनाव में। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के संदेशवाहक बन करके देश के विभिन्न विपक्षी नेताओं से बात भी की, किंतु अचानक ऐसा कुछ हुआ कि वे ममता बनर्जी से भी छिटक गए और अब कांग्रेस के निकट जा रहे हैं। जिस तरह से गांधी परिवार के साथ और कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका संपर्क निरंतर बना हुआ है, तो अब यह माना जा सकता है कि वो जो तिथि दी गई है उसको कांग्रेस में विधिवत प्रवेश करेंगे और उसके बाद 2024 की पूरी रणनीति उनके हाथ में सौंप दी जाएगी। उन्होंने जो कुछ फार्मूले कांग्रेस को दिए हैं
वो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कितना उसको स्वीकार कर पाएंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जहां तक बात प्रशांत किशोर की राजनीतिक कुशलता या उनका जो पेशेवर अनुभव है उसे कसौटी पर कसने का है, तो उन्हें जो 3 मुख्य सफलताएं मिली, जैसा मैंने अभी आपसे बताया कि 2014 में नरेंद्र मोदी को पहली बार प्रधानमंत्री बनवाने में उन्होंने जो व्यूह रचना की वो काम आई। उसके बाद बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के गठबंधन को सत्ता में आने में जिस प्रकार मदद की, उसने भी उनकी शोहरत में 4 चांद लगाए। और ताज़ा जो सफलता का उदाहरण है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सफलता से सामने आया। लेकिन इन तीनों सफलताओं के पीछे जो एक मूल आधार था, हमें उस पर भी निगाह डालनी हुई, और वो ये था कि नरेंद्र मोदी भले ही राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ी ना रहे हों, किंतु गुजरात के लगातार मुख्यमंत्री बने रहने के कारण उन्होंने एक विकास पुरुष के रूप में, एक अच्छे प्रशासक के रूप में, और उससे भी बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी की मूल अवधारणा है हिंदुत्व की, उसके एक प्रवक्ता के रूप में जो अपनी छवि बनाई, वह भी उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था। और उससे भी बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठनात्मक ढांचा और उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक अदृश्य ताकत है, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह जब बिहार के चुनाव में नीतीश और लालू के गठबंधन को सफलता मिली, तो इस बात को तो हर कोई स्वीकार करेगा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों बिहार में अपना अपना जनाधार रखते थे। दोनों का वोट बैंक भी एक था, और उनके अलग होने के कारण ही नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए थे और लालू प्रसाद यादव अलग हो गए, उसके कारण से नीतीश कुमार सफल हो गए। किंतु जब ये दोनों दोबारा साथ आए जनता दल के पुराने साथी के रूप में, और उनका वोट बैंक एक साथ आया, जातिगत समीकरणों ने भी उनकी मदद की, तो वे चुनाव जीतते गए। ठीक है, प्रशांत किशोर को उसका श्रेय मिला और मिलना भी चाहिए कुछ हद तक। लेकिन पूरी तरह से अगर ये कह दिया जाए कि नरेंद्र मोदी की 2014 की विजय और उसके बाद नीतीश और लालू की बिहार में विजय में पूरा हाथ प्रशांत किशोर का था, तो मुझे लगता है कि ये नादानी होगी। इसी तरह ममता बनर्जी को जो गत वर्ष विजय मिली, ममता बनर्जी उसके पहले भी 2 बार बंगाल का चुनाव अपने दम पे जीत चुकी थी। उन्होंने बुद्धदेव भट्टाचार्य को हरा करके जिस तरह से वामपंथी मोर्चे का किला बंगाल में ढहाया, उस समय तो प्रशांत किशोर उनके साथ नहीं थे। वो ममता बनर्जी का अपना संघर्ष और उनकी जो एक जुझारू प्रवृत्ति की राजनीति थी, जो पिछले 30-40 साल से वो करती आ रही थी, वो उसका प्रतिफल उन्हें मिला। और सबसे बड़ी बात देखिए, उन्होंने बंगाल में कांग्रेस को और वामपंथ को जिस तरह से उखाड़ फेंका, वो उनकी अपनी निजी सफलता ही कही जाएगी। प्रशांत किशोर ने निश्चित रूप से उनकी रणनीति बनाई होगी, काफ़ी हद तक हो चुकी एक पेशेवर तरीके से चुनाव लड़ने में उन्होंने ममता जी की मदद की। लेकिन ये कह देना कि ममता बनर्जी को जिताने में केवल प्रशांत किशोर का हाथ था, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह की भूल होगी। इसी तरह से जब आज वे कांग्रेस को टेका लगाने के लिए सामने आए हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस को दोबारा वो खड़ा कर देंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बारे में जो उनकी भावी सफलता है उसको लेकर के यदि आशंकाएं व्यक्त की जा रही तो गलत नहीं है। कांग्रेस के भीतर भी उनको लेकर के बहुत किंतु परंतु हैं, और ये बात उन्हें सोचना होगी, और राजनीति के हर जानकार व्यक्ति को सोचना होगी, देखना होगी कि कांग्रेस का अपना संगठन किस तरह से बिखरा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर आज उसके पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसे वो नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा कर सके। क्या प्रशांत किशोर आने वाले 2 वर्षों में गांधी परिवार से या किसी अन्य व्यक्ति को नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा कर सकेंगे? और क्या जिन ममता बनर्जी की उन्होंने गत वर्ष मदद की थी, वो उनके द्वारा चयनित कांग्रेस के चेहरे को स्वीकार कर सकेगी? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात जो है कि कांग्रेस की जिस राजनीतिक जो कांग्रेस की संस्कृति है, उसमें यदि प्रशांत किशोर जैसे लोग पेशेवर अंदाज में काम करने का प्रयास करेंगे तो उन्हें कितना समर्थन मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को लेकर के गांधी परिवार ने चाहे जितनी उम्मीदें लगाई हों, किंतु राजनीति के धरातल को उतर के देखें तो प्रशांत किशोर अकेले किसी दल को या किसी नेता को चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है। यदि वे होते तो 2017 के चुनाव में उन्होंने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के लिए योजना बनाई थी। वहाँ की जो खाट सभाएं और राहुल गांधी के और अन्य जो आयोजन थे,
उसके शिल्पकार वही थे, किंतु वहाँ कांग्रेस की क्या दशा हुई। आज देश के सर्वाधिक आबादी वाले, सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्य में कांग्रेस की जो स्थिति है, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर उस दोषारोपण से भी नहीं बच सकते। ऐसे में यदि कांग्रेस में उनके आगमन के बाद यदि चुनाव की समूची व्यूह रचना और निर्णय लेने की ताकत उन्हें दे दी जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक आंतरिक संघर्ष फिर होगा। और कोई बड़ी बात नहीं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस एक बार फिर विभाजित हो जाए। वैसे भी उससे युवा नेताओं का जो मोह भंग हुआ है वो उसके लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल फिर किसी नई राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए आपके साथ शामिल होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।